अगर पानी पहले आया तो पानी आया कैसे? क्योंकि हमें तो यही पता है कि पानी H2O से बनता है। इसमें हाइड्रोजन तो यूनिवर्स की शुरुआत से ही आ गया था। लेकिन पृथ्वी पर ऑक्सीजन तो पेड़ों से या फिर समुद्र से आई है। और पेड़ पहले आए या फिर पानी? कोशिश करेंगे कि इसका जवाब खोज पाएं। तो सब्सक्राइब कर देना और घंटी भी बजा देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास पीने के लिए पानी ना हो तो हम बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकते। यह भूलना आसान है कि पानी तक पहुंचना हमारे लिए कितना भाग्यशाली था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पास इतना सारा पानी आया कहाँ से? और क्या पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर इतना सारा पानी है? और यह पता लगाने के लिए कि पानी कहाँ से आया, हमें यह सोचना होगा कि पानी बनता किन चीज़ों से है। आप पहले से ही जानते होंगे कि हमारी दुनिया में हर चीज़ छोटे छोटे ब्लॉक से बनी है, यानी परमाणु से। इन छोटे छोटे ब्लॉक्स को एटम कहते हैं। एटम ही आपस में जुड़कर अणु बनते हैं और पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाम के अणु से बना है। इसका मतलब है कि इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु है। इसलिए जब हम इसके बारे में सोच रहे हैं कि पानी आया कहाँ से है, तो हमें सबसे पहले यह सोचना होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ से आए। इसके बारे में पता लगाने के लिए हमें अपने ब्रह्मांड की शुरुआत तक वापस जाना होगा। हाइड्रोजन ब्रह्मांड की शुरुआत से ही मौजूद है। यह तत्वों में सबसे सरल है और ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है। लेकिन ऑक्सीजन बहुत बाद में अस्तित्व में आई थी, करोड़ों वर्षों के बाद। पहले तारों के अंदर इतना तापमान था कि हाइड्रोजन से अन्य गैस बनने लगी। इसमें ऑक्सीजन गैस भी मौजूद थी। फिर लंबे समय के बाद कई तारे मर गए और विस्फोट हो गए। इन विस्फोट ने ब्रह्मांड में नए तत्वों को जन्म दिया। बदले में ये तत्व मिलकर नए नए पदार्थ बनाते गए। H2O यानी पानी भी इसमें से एक था। जब सौरमंडल बना तो पानी के कुछ अणु हमारे सौरमंडल की शुरुआत से ही मौजूद थे। पृथ्वी के निर्माण के समय इसके अंदर भी पानी के अणु आए थे। लेकिन क्या यह उस पानी का कारण है जो आज हम पृथ्वी पर देखते हैं? क्योंकि वैज्ञानिक पूरी तरह से निश्चित नहीं है कि यह वही पानी है। पानी के कई संभावित स्रोत हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह 2 व्याख्याएं संभव हो सकती है। पहली तो यह है कि पृथ्वी के अंदर गहराई से पानी के अणु कई वर्षों से धीरे धीरे सतह पर आए थे। दूसरे शब्दों में पृथ्वी के अधिकांश भाग को कवर करने वाला पानी शुरुआत से ही इस ग्रह का हिस्सा बना हुआ है। यह ग्रह के निर्माण के समय ही एस्टेरॉयड में आ चुका था। एक और सिद्धांत यह कहता है कि पानी के अणु अंतरिक्ष के दूसरे हिस्से से पृथ्वी पर आए थे। हमारे सौरमंडल के शुरुआती वर्षों में कई क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु पृथ्वी पर गिरे थे। ये हमारे ग्रह पर और अधिक पानी लेकर आए थे। सबसे अधिक संभावना यह है कि पृथ्वी की गहराई में मौजूद पानी क्षुद्र ग्रह और धूमकेतुओं का पानी साथ मिलकर पृथ्वी पर इतना सारा पानी बना। आज के समय में हमारे पास इतना सारा पानी है कि पृथ्वी की सतह का 70% से भी अधिक हिस्सा इससे ढका हुआ है। लेकिन आपको ये ख्याल आ सकता है कि दूसरे ग्रहों के बारे में क्या? तो पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह नहीं है जिस पर H2O इतनी अधिक मात्रा में मौजूद है। वास्तव में हम जानते हैं कि नेपच्यून और यूरेनस पर, दोनों ही ग्रहों पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में पानी मौजूद है। और सौरमंडल के दूसरे ग्रहों पर भी पानी बर्फ के रूप में मौजूद है। पृथ्वी अपने तापमान के कारण विशेष है। अगर हम सूर्य के करीब होते तो हमारा ग्रह बहुत ही गर्म होता, जिससे सारा पानी भाप बन जाता। अगर हम सूर्य से थोड़े दूर होते तो हमारा ग्रह बहुत ही ठंडा होता और यहाँ का पानी पूरी तरह से जम चुका होता, जैसा कि नेपच्यून और यूरेनस पर है। पृथ्वी पर गर्म और ठंडे तापमान का मिश्रण है, इसलिए हमारा कुछ पानी गैस, कुछ तरल और कुछ जमा हुआ है, जिसमें मौजूद पानी का केवल 1.2% ही पीने और अन्य उपयोग के लिए आसानी से उपलब्ध है। एक और थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स में पानी कुछ इस तरह से आया हो सकता है। हाइड्रोजन सभी परमाणुओं में सबसे सरल है और बिग बैंग के तुरंत बाद अपने आप बना था। यह अभी भी ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। हाइड्रोजन बनने के बाद यह बहुत बड़े और बहुत कम समय तक जीवित रहने वाले तारों में एकत्रित हो गया था। इन तारों के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन ने हाइड्रोजन को भारी एलिमेंट में बदल दिया, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अन्य, यहाँ तक कि लोहे के परमाणुओं में भी। जब इन शुरुआती तारों के फ्यूजन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं रहा तो ये खत्म हो गए और सुपरनोवा में विस्फोट हो गए। इन घटनाओं में ऊर्जा इतनी अधिक थी कि एलिमेंट को यूरेनियम की तरह लोहे से भी भारी बना दिया, लेकिन कम मात्रा में। इस विस्फोट से ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ पूरे यूनिवर्स में फैल गई और जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलते हैं तो उन्हें जल बनने के लिए बहुत कम अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया शुरुआती तारों की पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराता गया, लेकिन वास्तव में हम नहीं जानते हैं कि कितने तारों में जिन्होंने ब्रह्मांड को बहुत सारे हल्के एलिमेंट और थोड़े भारी एलिमेंट दिए। और हर बार जहां भी ये एलिमेंट संपर्क में आए, उन्होंने रासायनिक रूप से म्यूचुअल एक्शन से न केवल पानी का निर्माण किया, बल्कि सिलिकॉन और अन्य सभी आवश्यक चीजों का निर्माण किया जो ग्रहों को बनने के लिए आवश्यक होती है। इसलिए जब अंततः पृथ्वी का निर्माण हुआ तो संभव है कि अंतरिक्ष से बहुत मात्रा में जल की बर्फ गिरकर आई होगी। वो जल इतना ठंडा था कि वह अंतरिक्ष के निर्वात में बर्फ से वाष्प भी नहीं हो सका था। वैज्ञानिकों ने ऐसा ही एक तारा खोजा है। इस सौरमंडल का तारा दरअसल पृथ्वी से 1300 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है और उम्मीद है कि इससे हमारे सौरमंडल के भी कई रहस्यों का खुलासा हो सकेगा। V83 ओरियोनिस नाम के इस तारे के चारों ओर एक डिस्क घूम रही है, जिसके पदार्थ आने वाले समय में ग्रहों में बदल जाएंगे। इस डिस्क में वैज्ञानिकों ने पानी की भाप की मौजूदगी पाई है, जो आने वाले समय में ग्रह पर जीवन के विकास के लिए या फिर किसी ग्रह पर बर्फ के रूप में मौजूद होने वाली है। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तो दोस्तों, आपको और भी स्पेस रिसर्च और थ्योरी के वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।